एसएससी सीजीएल क्या होता है, इससे कौन से डिपार्टमेंट्स में भर्ती होती है, कौन से डिपार्टमेंट्स में नौकरी लगती है, इसको कैसे क्रैक करें, कैसे क्लियर करें। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल और मेडिकल डिटेल्स यानी कि हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, चश्मा लगाओ या ना लगाओ, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशंस कैसे होंगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है उस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद आपकी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, पावर्स क्या रहेंगी, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी एज है तो आप इस पेपर को दे सकते हो, आपको इस पेपर को क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कहां से पढ़ना पड़ेगा, कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी और कितनी चीजें, कितना सिलेबस पढ़ना है। यानी कि जितने भी डाउट्स आपके मन में एसएससी सीजीएल के लिए आ सकते हैं वो सभी के सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे। आपने इस टाइप की और बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, बट जो ये आज वाली वीडियो है इसमें एक एक चीज पर फोकस किया गया, एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में बताया गया और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्किप हो गया हो, जो रह गया हो। जितनी चीजें मेरे माइंड में आ सकती हैं प्लस आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों के मैसेज पढ़कर, आपके डाउट्स लेकर, सभी चीजों को कंबाइन करके एक बहुत शानदार वीडियो बनाई गई है, जिससे अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हो आपको एसएससी सीजीएल के बारे में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपको कभी जीवन में किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा सीजीएल के बारे में। तो जो लोग भी सीबीआई सब इंस्पेक्टर, ईडी में, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, जीएसटी में इंस्पेक्टर, एमईए में, सीएसएस में इस टाइप की शानदार सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपको इन सब के बारे में एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि भाई मजा आ गया, कितनी अच्छी वीडियो थी, कितनी बढ़िया वीडियो थी, और आप खुद लोगों को शेयर करोगे। मुझे पता है क्योंकि मैं एक एक चीज इसमें डिस्कस करने वाला हूं, कोई भी चीज छोड़ने नहीं वाला। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्टेड हूं। मैंने वैसे एसएससी सीजीएल को 3 बार क्रैक किया था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी तो सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा, फिर थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ा। बट जहां जिस जॉब में मैं हूं वो जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के थ्रू ही मिल गई थी। एसएससी सीजीएल को कुछ लोग मिनी यूपीएससी भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यूपीएससी के थ्रू जो सरकारी नौकरियां लगती हैं वो तो बेस्ट सरकारी नौकरियां होती हैं इंडिया की, बट उसके बाद जो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू ही लगती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टेट पीसीएस की नौकरियां सीजीएल से बेटर हैं। देखो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। हो सकता है कुछ लोगों को वो बेटर लगे, कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ पॉइंट्स में वो बेटर लगे, बट मेरे हिसाब से यूपीएससी के बाद अगर जो बेस्ट सरकारी नौकरियां हैं वो एसएससी सीजीएल के थ्रू लगने वाली सरकारी नौकरियां हैं। बिल्कुल बैलेंस नौकरियां हैं, बैलेंस लाइफ रहती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, पावर्स, हर चीज, प्रमोशन, सैलरी, अगर आप हर चीज को देखोगे ना ओवरऑल तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। बाकी देखो यूपीएससी तो यूपीएससी है, आप सब लोगों को पता है कि वो इंडिया में उससे ऊपर कोई सरकारी नौकरी है ही नहीं। अब जो एसएससी सीजीएल है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है। एसएससी अलग अलग 3 लेवल पर सरकारी नौकरी कंडक्ट करवाता है, एक 10th लेवल पर, एक 12th लेवल पर और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। यानी कि 3 अलग अलग टाइप के पेपर्स होंगे। 10th लेवल वाले भी होते हैं, 12th लेवल वाले भी होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाले भी होते हैं। और जो सीजीएल है ये ग्रेजुएशन लेवल है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि सीजीएल को अगर आपको क्रैक करना है तो आप मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए। जो 10th लेवल वाली नौकरियां हैं वो एसएससी एमटीएस, एसएससी हवलदार नौकरियां होती हैं। जो 12th लेवल वाली हैं वो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो ये होती है। और ग्रेजुएशन लेवल वाली एसएससी सीजीएल भी होती है, एसएससी सीपीओ भी होती है। सीपीओ अलग है, सीपीओ के थ्रू आप लोग दिल्ली पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में लग सकते हैं। ये सब मैं आपको एक बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सीजीएल और इन सब में क्या डिफरेंस है। वीडियो सीजीएल के बारे में ही रहेगी पूरी, बट स्टार्टिंग में बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि एक जो कुछ अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी क्लियर हो जाए कि एमटीएस हवलदार अलग है, स्टेनो अलग है, सीएचएसएल अलग है, सीपीओ अलग है, सीजीएल अलग है। सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में लगते हैं। सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स में, जीएसटी में, ईडी में, मिनिस्ट्रीज में, सीएसएस, एमईए और इस टाइप की और बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में आप लोग लग सकते हो। इसका जो फॉर्म है ना वो हर साल लगभग 30, 35, 40 लाख लोग तक भी इसका फॉर्म भरते हैं। बट इतने ज्यादा लोगों को फॉर्म भरते हुए देखकर आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्म भरने वाली बात है। फॉर्म हर बंदा भर देता है, हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सब लोग मेहनत नहीं करते ना, सब लोग पढ़ाई नहीं करते। तो इन 30, 35, 40 लोगों में जो एक्चुअल में मेहनत करने वाले, एक्चुअल में पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो वही 1 से 1.5 लाख लोग हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन आपका उन 1 से 1.5 लाख लोगों में रहता है। और उन 1 से 1.5 लाख लोगों में भी जो बहुत ज्यादा सीरियस होंगे कि भाई नौकरी चाहिए, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस है, वो हार्डली मुझे लगता है 50,000 के आसपास एस्पिरेंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो इस सरकारी नौकरी के लिए तो आपका कंपटीशन उन 30-40 लोगों के, 30-40 लाख लोगों के साथ नहीं है,
आपका कंपटीशन उन 50,000 लोगों के साथ है और लगभग हर साल 10,000 के आसपास वैकेंसीज निकलती हैं। बट फिर भी ये नहीं सोचना कि 10,000, आपको तो अपने आप को टॉपर समझना है कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है, टॉप 500 में आना है। क्योंकि जो आपकी ड्रीम पोस्ट होगी, जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, वो टॉप में हो सकता है फेल हो जाए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं। अब ग्रेजुएट भी ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने बीकॉम करी है, मैंने बीटेक करी है, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो कोर्स किया है। तो भाई आपने कोई भी कोर्स किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे बीटेक हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमबीबीएस हो, आप कुछ भी हो, जो एक थ्रेशोल्ड डेट दी जाती है हर साल, उस थ्रेशोल्ड डेट तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोगों के अलग डाउट्स आते हैं कि सर मेरे 45% नंबर थे, मेरे 55% नंबर थे, मेरे 60% नंबर थे, तो भाई ऐसा तो नहीं कि 60% से कम वाले एलिजिबल ही ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अलग सरकारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें ये इश्यूज होते हैं, बट एसएससी की नौकरियों में, एसएससी सीजीएल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके 45% हो, चाहे 55% हो, चाहे 85% हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कितनी भी परसेंटेज हो उससे डिफरेंस नहीं पड़ता। कोई ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, बट ये छोटे छोटे डाउट्स करने बहुत ज़्यादा क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर सीजीएल की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, मतलब और भी तो सरकारी नौकरियां हैं ना, उनके कंपैरिजन में सीजीएल की हाइप क्यों है। देखो सीजीएल की जो नौकरी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है। आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, मोस्टली सभी नौकरियों में सैटरडे संडे तो छुट्टी होती ही होती है, उसके साथ साथ और बहुत तरीके की आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। आपका जो काम है वो मोस्टली, मतलब जो वर्किंग आवर्स है, मोस्टली नौकरियों में, मोस्टली जॉब प्रोफाइल में फिक्स वर्किंग आवर्स रहते हैं। कुछ प्रोफाइल ऐसी भी होती है इसमें लेट नाइट तक काम करना पड़ेगा या ऑड आवर्स में काम करना पड़ेगा, बट मोस्टली नौकरियां ऐसी हैं कि फिक्स वर्किंग आवर्स हैं और आप मतलब इजीली मैनेज करते हो अपनी पर्सनल लाइफ को और वर्क लाइफ को इजीली मैनेज कर पाते हो। और साथ ही में पावर्स भी है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज है और बहुत शानदार नौकरी है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स है। अब हम सीजीएल के थ्रू जितनी भी नौकरियां लगती हैं उन सब नौकरियों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की सरकारी नौकरियां आपकी लगती हैं, लेवल 4, 5, 6, 7, 8। और इनमें जो मोस्ट डिमांडेड और जो सबसे हॉट नौकरियां जो सभी को चाहिए कि हमें बनना है, वो है इंस्पेक्टर रैंक की नौकरी। सब लोगों का ड्रीम होता है इंस्पेक्टर बनना, चाहे वो जीएसटी में बनना चाहते हैं, चाहे इनकम टैक्स में बनना चाहते हैं, चाहे सीबीआई में बनना चाहते हैं। बट मोस्टली डिमांडेड जो जॉब्स हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं, वो इंस्पेक्टर रैंक की जॉब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 8 की जॉब्स के बारे में। लेवल 8 की एसएससी सीजीएल के थ्रू जो जॉब्स लगती हैं वो होती है AAO, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये लेवल 8 की यानी कि 4800 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। अब लेवल में और ग्रेड पे में आप लोग पूछोगे क्या डिफरेंस है। पहले ग्रेड पे चला करते थे, अब उन्हीं को लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया, अब उनको लेवल बोला जाता है। ऐसे लेवल 4 से लेवल 8 की जॉब्स हैं सीजीएल में। ऐसे ही जो लेवल 8 की जॉब है ये 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है और ये गस्टेड ऑफिसर की जॉब होती है। यानी कि पहले दिन से ही, जिस दिन से आप लोग नौकरी में जाएंगे, जिस दिन आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट डे से ही आप लोग गस्टेड ऑफिसर होंगे। गस्टेड ऑफिसर आप लोग समझ ही सकते होंगे, मतलब कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत रेप्यूटेड और एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा आप कभी ना कभी कि गस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, वो अटेस्ट करवाना है, तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गस्टेड ऑफिसर बनना एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छी चीज़ है, पावरफुल है और बढ़िया पोस्ट है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली नौकरियां हैं वो होती हैं इंस्पेक्टर पोस्ट की नौकरियां, और वो सारी नौकरियां हैं लेवल 7 की, यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरियां। और मोस्टली लोग तो लेवल 8 से ज़्यादा लेवल 7 की नौकरियों को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसमें आपका मिनिस्ट्रीज में जॉब, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपने सुनी होंगी, उन सब में जॉब लगती हैं। उसको बोलते हैं ASO इन CSS, इनकम टैक्स में, GST में, CBI में, ED में, इस टाइप की बहुत सारी और शानदार डिपार्टमेंट्स में, MEA में, एक्सटर्नल अफेयर, जिससे आपको इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिलता है, आपकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर भी होती है, वो सभी नौकरियां भी इस लेवल 7 में ही होती हैं, यानी कि 4600 ग्रेड पे में होती हैं। ये गस्टेड पोस्ट नहीं होती, बट फर्स्ट प्रमोशन के बाद, जब आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाएगी, फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप लोग गस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं। लेवल 7 में और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की नौकरी होती है, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। आप लोगों ने हो सकता है प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर ना भी सुना हो, बट आप लोगों ने कस्टम्स इंस्पेक्टर तो सुना ही होगा। तो ये प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये कस्टम्स इंस्पेक्टर ही हैं। जैसे अलग अलग जोन में, ऐसे अगर हम दिल्ली जोन में बात करें, दिल्ली जोन में इनको GST इंस्पेक्टर ही कहा जाता है, वही GST में भी पोस्टेड होते हैं और वही कस्टम्स में भी पोस्टेड होते हैं। बट अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, वहाँ पर GST इंस्पेक्टर अलग है, प्रिवेंटिव ऑफिसर अलग है, एग्जामिनर अलग है।
जीएसटी इंस्पेक्टर जीएसटी का काम देखते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर कस्टम्स का काम देखते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे अगर आपने देखा होगा, या अगर इंडिया से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है उन सबको मॉनिटर करना, इस टाइप का सारा काम रहता है कस्टम्स इंस्पेक्टर का। अब लेवल 7 के बाद हम लोग बात कर लेंगे लेवल 6 की नौकरियों के बारे में, यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरियों के बारे में। बट बहुत सारे लोग जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूछते हैं कि सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग किरण पब्लिकेशन की किताबों से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है, ऐसे आपको चारों सेक्शंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, हर सेक्शन की आप लोगों को किताब मिल जाएगी। इनमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट किताबें हैं। इनका सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप एआई के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो जैसे इंग्लिश की किताब है, मैथ्स की किताब है, ऐसे हर सेक्शन की किताब है और इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अपडेटेड किताब है और सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। आपको इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब लेवल 6 की नौकरियां डिस्कस करने से पहले लेवल 7 की नौकरियों की सैलरी के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की जितनी भी नौकरियां, उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी, एक होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है नेट सैलरी। नेट सैलरी को आप कैसे नेट भी कह सकते हैं, यानी कि आफ्टर ऑल डिडक्शन, जैसे कि इनकम टैक्स कटता है, सीजीएचएस कटता है, यानी और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सब डिडक्शंस होते हैं। उन सब डिडक्शंस के बाद अभी के सिनेरियो में जो करंट सैलरी चल रही है, अभी के सिनेरियो में जो आपको लगभग कैश इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो लगभग 75,000 के आसपास आपकी कैश इन हैंड सैलरी रहेगी, जो कि बहुत होती है इनिशियल सैलरी अगर आप देखें तो। लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सैलरी और ज़्यादा भी हो जाएगी। जैसे अगर मैं सीबीआई की बात करूँ, सीबीआई में आपको 12 महीने काम करने की जगह 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिल रही है, यानी कि काम 12 महीने कर रहे हो बट सैलरी 13 महीने की मिल रही है। और अलाउंस मिल रहे हैं, जैसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मोस्टली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लेवल 7 यानी 4600 ग्रेड पे की सैलरी इनिशियल लगभग 75,000 के आसपास रहेगी। अब लेवल 6 की नौकरियों की अगर बात करें, लेवल 6 4200 ग्रेड पे है। इसमें भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं, जैसे कि डीए है, डिविजनल अकाउंटेंट है, जेएसओ है, इस टाइप की और बहुत सारी नौकरियां हैं। बट इनमें जो मोस्ट डिमांडेड सबसे शानदार नौकरी है वो है डीए यानी कि डिविजनल अकाउंटेंट। ये वैसे तो लेवल 6 की नौकरी है, बट इसकी कट ऑफ कई बार लेवल 7 की भी बहुत सारी नौकरियों से ज्यादा चली जाती है। अब इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे ये रीजन है कि डीए एक तो इसमें ना म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है, यानी मान लो आपकी पोस्टिंग होगी बिहार में और आपके किसी दूसरे दोस्त की पोस्टिंग होगी हरियाणा में, और आप दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हो, हरियाणा वाला बिहार जाना चाहता है, बिहार वाला हरियाणा आना चाहता है, तो ऐसे म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है। साथ में इसमें जो वर्क प्रोफाइल है, जो वर्कलोड है, वो काफ़ी कम है, आपको काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता है। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों को फैमिली के लिए टाइम चाहिए, कुछ भी है, मतलब कोई इशू है, कुछ भी है, वो लोग इस नौकरी को प्रेफर करते हैं। इसलिए डीए की कट ऑफ कई बार लेवल 7 की नौकरियों से भी ज्यादा चली जाती है। लेवल 6 की नौकरियों की सैलरी लगभग लेवल 7 की नौकरियों से 7 से 8 हजार रुपए कम रहती है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 5 की नौकरियों के बारे में। लेवल 5 की नौकरी यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी, जितने भी ऑडिटर्स या अकाउंटेंट होंगे वो सभी के सभी लेवल 5 की नौकरी में आते हैं। ये भी बहुत अच्छी नौकरियां हैं। देखो सीजीएल के थ्रू जितनी भी नौकरियां लगती हैं सभी बहुत अच्छी, बहुत शानदार नौकरियां लगती हैं। बट अब एक चीज समझो कि जो भी सीजीएल को एम कर रहा है, सीजीएल को टारगेट कर रहा है, वो अपना टारगेट कहीं ना कहीं लेवल 7 या लेवल 8 की नौकरियों को ही रखता है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो सब लोग वही भरते हैं। मार्क्स कम होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छी रैंक नहीं आएगी, तभी मजबूरी में धीरे धीरे नीचे के लेवल में लोग जाते हैं, लेवल 5 में जाएंगे, लेवल 4 में जाएंगे। बट मोस्टली लोगों का टारगेट जो है इंस्पेक्टर पोस्ट के आसपास वाली पोस्ट रहती है। तो आप लोग भी जो अपना टारगेट सेट करना, आप देख कर टारगेट सेट करना। बाकी ऐसा नहीं है कि लेवल 5 या लेवल 4 की नौकरियां खराब है, अच्छी हैं। बट अगर आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो आपको मिलेगा, पावर में डिफरेंस मिलेगा, प्रमोशंस में डिफरेंस मिलेगा, सैलरी में डिफरेंस मिलेगा, हर चीज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब हम लेवल 5 के बाद बात कर लेते हैं लेवल 4 की नौकरियां, जो कि 2400 ग्रेड पे की नौकरियां होती हैं। अब लेवल 4 की जो कुछ नौकरियां हैं उनमें आप सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, टीए इन सीबीडीटी, सीबीडीटी यानी कि टीए इन इनकम टैक्स, टीए इन सीबीआईसी यानी कि टीए इन जीएसटी एंड कस्टम्स, इस टाइप की नौकरियां लगती हैं। पीएएसए, ये सारी नौकरियां लेवल 4 की यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। और जो पीएएसए जो नौकरी है, ये पहले एसएससी सीएचएसएल में हुआ करती थी, यानी कि इन नौकरियों के लिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए होती थी और इनका पेपर एसएससी सीएचएसएल हुआ करता था। बट अभी कुछ टाइम पहले इन नौकरियों को एसएससी सीजीएल में डाल दिया गया, सीएचएसएल से हटाकर, यानी कि अब इसका पेपर सीजीएल हुआ करेगा और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होती है। अब अगर हम इन सब नौकरियों के लिए एज लिमिट की बात करें तो देखो लेवल 7 की जितनी भी सरकारी नौकरी है, मोस्टली उन नौकरियों के लिए एज लिमिट 30 साल रहती है, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। अगर आप 30 से कम एज के हैं तो आप उन नौकरियों के लिए एलिजिबल हैं। बट जैसे जैसे लेवल नीचे करते जाएंगे, अगर हम लेवल 7 से 6 पर आएंगे, 5 पर आएंगे, 4 पर आएंगे, तो एज लिमिट भी कम होती जाएगी। एज लिमिट 30 से 27 साल हो जाती है। तो अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं
तो सीजीएल में जितनी भी नौकरियां हैं उनमें किसी नौकरी के लिए तो एज लिमिट होगी 18 से 27 साल, किसी के लिए होगी 20 से 27 साल, किसी के लिए होगी 20 से 30 साल। मतलब मेन तो आप हायर लिमिट देखो, लोअर एज तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो लगभग आप सभी की एज 20 से ऊपर तो होगी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक। तो नीचे वाली एज लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, जो अपर एज लिमिट है वो देखने की जरूरत है कि लेवल 7 की मोस्टली नौकरियों में 30 साल और जैसे जैसे लेवल कम होता जाएगा उसमें 27 साल। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये सारी बातें तो आप सब लोगों को जानने में बड़ा मजा आता है कि कौन सी नौकरी लगेगी, क्या काम करना है, क्या सैलरी है, बट जो असली मुद्दे की बात है वो तो एग्जाम है। आपको एग्जाम को क्रैक करना है, पेपर को क्लियर करना है। अगर आप पेपर को क्लियर करोगे तभी तो आप लोग इन नौकरियों में लग पाओगे, तभी तो इन ऐसी शानदार नौकरी में, ऐसी पोस्ट पर आप जा पाओगे। तो वो सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो एग्जाम पैटर्न अगर हम पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं तो पहले इसमें इंटरव्यू भी हुआ करता था, फिर इंटरव्यू हटाकर इंटरव्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव पेपर आया जिसमें इंग्लिश की एसे, राइटिंग, लेटर, ये सब चीजें होती थी। अब वो सब हट गया है। अब इसमें सिर्फ आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है, उसके बाद आपका डीवी, फिजिकल, मेडिकल होता है। टीयर 1 को प्रीलिम्स बोलते हैं, टीयर 2 को मेंस बोलते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि टीयर 1 की कट ऑफ निकलेगी, क्वालिफाइंग मार्क्स निकलेंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं, इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने टीयर 1 को क्वालिफाई कर लिया, आप टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल होगे। टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि टीयर 2 में आपके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपकी रैंक आएगी और उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो टीयर 2 की मेरिट के बेसिस पर ही आपको आपकी पोस्ट मिलती है। टीयर 2 के बाद आप लोगों का डीवी, फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीजें होती है, यानी कि मेन जो आपका है वो टीयर 2 है, जिसको मेंस भी कहा जाता है। वैसे टीयर 1 और टीयर 2 इनमें दोनों में ही चारों सेम सेक्शंस आते हैं और दोनों की प्रिपरेशन काफी हद तक सिमिलर ही रहती है। तो जब आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, उस प्रिपरेशन में आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी बिल्कुल साथ साथ लेकर चलनी है। ऐसा नहीं करना कि अभी टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो फिर बाद में टीयर 2 की तैयारी करो, वहां गेम बिगड़ जाएगी, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता ना। टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, उसमें आपको मतलब टीयर 1 का रिजल्ट आएगा फिर कुछ ही दिन में टीयर 2 हो जाएगा, तो समय नहीं होगा आपको टीयर 1 के रिजल्ट की वेट नहीं करनी। आपको स्टार्टिंग में तैयारी ऐसी करनी है कि दोनों की तैयारी एक साथ होते हुए चले। अब टीयर 1 की अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सेक्शंस आते हैं। चारों सेक्शन से 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल पेपर में 100 सवाल आ रहे हैं और टोटल 200 नंबर का आप लोगों का पेपर है। 1 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप लोग कोई सवाल गलत कर देते हैं तो आपको जो 2 नंबर मिलने थे वो 2 नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। मतलब अगर मैं डिटेल में समझाऊं, अगर आपने कोई सवाल किया और वो सवाल सही हो गया तो आपको 2 नंबर मिल गए। अगर आपने वो सवाल छोड़ दिया, आपने वो किया ही नहीं, तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई नंबर मिला ना कोई नंबर कटा। बट अगर आपने वो सवाल किया और वो सवाल गलत हो गया तो जो +2 मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, साथ ही में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपके और नंबर कट जाएंगे, 0.5 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा सोच समझकर, बड़े दिमाग से पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल कर दिए अंधे होके, मतलब बिल्कुल आप ब्लाइंडली बैठे हो वहां पर और सवाल करते जा रहे हो, तुक्के मारे जा रहे हो। तुक्के मार सकते हो, उसका भी एक अलग तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब ये टीयर 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 1 के बाद होता है टीयर 2। टीयर 2 में भी ये चारों सेक्शंस ही आ रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क है मार्क्स की वेटेज का। फिर फर्क ये है कि टीयर 2 मेरिट बेस्ड है, टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर था। फिर फर्क क्या होता है, जैसे टीयर 1 में आपका कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो मैथ्स का कोई एक सवाल है, उस सवाल में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, वही हो सकता है टीयर 2 में उसी एक ही सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट लग जाए, टाइम एंड वर्क का भी कॉन्सेप्ट लग जाए। थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। अब टीयर 2 में जो 4 सेक्शंस आते हैं उनमें पहले मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें, मैथ्स से भी 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग से भी 30 सवाल आते हैं और हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स होती है और 90 नंबर की रीजनिंग होती है। इसको बोलते हैं सेशन 1। टीयर 2 को अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया गया होता है। तो जो सेशन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग है, टोटल 60 सवाल हैं, टोटल 180 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग भी है, सही सवाल होने पर +3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कोई भी सवाल सही है तो 3 नंबर मिल रहे हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग, अगर वो सवाल गलत हो जाता है तो +3 तो मिल ही नहीं रहे, साथ में 1 नंबर डिडक्ट भी हो रहा है, और ये 1 घंटे का होता है। इसके तुरंत बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है, वो भी 1 घंटे का होता है। सेशन 2 में आपका इंग्लिश और जीके, ये 2 चीजें आती हैं। इंग्लिश में से 45 सवाल आते हैं और जीके में से 25 सवाल आते हैं, और हर सवाल भाई 3 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश हो गई और 75 नंबर की जीके हो गई, यानी कि सेशन 2 हो गया 210 नंबर का।
और टोटल जो आपका मेंस का पेपर है ये हो गया 390 नंबर का। इस 390 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। सेशन 2 के बाद इसमें सेशन 3 भी होता है जिसमें कंप्यूटर का टेस्ट होता है। इसमें कंप्यूटर के 20 सवाल होते हैं और भाई हर सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का होता है। 15 मिनट मिलते हैं इसके लिए आपको, और इसके बाद आपकी टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग के लिए भी 15 मिनट मिलते हैं। ये कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ये दोनों बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए अभी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप मतलब पेपर के आखिरी के दिनों में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर तैयारी कर लोगे तो इजीली क्वालिफाई कर लोगे, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ रहे, मेरिट में जुड़ रहे हैं सेशन 1 और सेशन 2, यानी कि 390 नंबर में से मेरिट बनेगी। उन 390 नंबर में से आप कितने नंबर लाओगे उस पर आपकी आगे की लाइफ डिपेंड करेगी कि आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनोगे, जीएसटी में इंस्पेक्टर बनोगे या टीए बनोगे, यानी कि कौन सी पोस्ट मिलेगी। जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे। अब देखो टीए से जीएसटी इंस्पेक्टर बनने में 15 साल लग जाते हैं, मतलब आप सीजीएल के थ्रू ही टीए भी लग रहे हो और आप सीजीएल के थ्रू ही इंस्पेक्टर भी लग रहे हो, बट वहीं आपको 15 साल लग रहे हैं इंस्पेक्टर बनने में। यानी कि इन 390 नंबर में से आपके जो मार्क्स आएंगे उस पर मेरिट बनेगी, और उसके बाद आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे और फिर आपको आपकी पोस्ट मिलेगी आपके मार्क्स और आपकी रैंक के बेसिस पर। उसके बाद आपका डीवी, फिजिकल, मेडिकल ये सब होगा। अब ये सारी बातें डिस्कस कर ली, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा और आपको तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है। तो हम चारों सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर जो मैथ्स के चैप्टर्स दिख रहे हैं ये आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। ये मेजर चैप्टर्स हैं। अब इनको डिवाइड करके छोटे छोटे तो और कितने भी चैप्टर्स बना लो, आपको मैथ्स में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब बात यह है कि तैयारी कब स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। अलग अलग सिनेरियो हैं, सारे सिनेरियो आपको बताता हूँ। अगर आप लोग स्कूल में हैं और आप लोग स्कूल में होते हुए मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को स्कूल में सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल कंप्लीट करो, आप लोग अपना 12th कंप्लीट करो। 12th कंप्लीट होने के बाद जो छुट्टियां हैं एंजॉय करो, घूमो फिरो, मौज करो। फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मेरे हिसाब से राइट फ्रॉम फर्स्ट डे आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोग पहले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और देखो दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप लोग 2 घंटे सिर्फ तैयारी कर रहे हो, और कॉलेज में 2 घंटे निकालना पढ़ाई के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब जो कॉलेज की पढ़ाई है वो तो अलग है, बट उससे हटकर और 2 घंटे निकालना बड़ी बात नहीं है। कॉलेज की स्टार्टिंग में अगर आप लोग वो 2 घंटे निकाल लेते हैं, आप लोग वो 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका कॉलेज खत्म होते होते आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। खेल खेल में आपको पता ही नहीं चलेगा, मजे मजे में, मस्ती मस्ती में आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीजीएल की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई। और आप कॉलेज से निकलने के बाद जब आप लोग सीजीएल का पेपर दोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको क्रैक कर पाओगे। लेकिन बात यह है कि आपको सीरियस होकर पढ़ना है। डेली 2 घंटे का मतलब डेली 2 घंटे है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते पढ़ लिए फिर 3 हफ्ते गैप डाल दिया, नहीं। डेली का मतलब डेली होना चाहिए, कुछ भी हो। वो एक अलग बात है जब आपके फाइनल एग्जाम्स चल रहे होंगे कॉलेज के दिनों में, मतलब साल में 6 महीने में 10 दिन 12 दिन, उन 10-12 दिन में आप लोग गैप डालना चाहो गैप डाल लो, बट फिर पेपर खत्म होते ही दोबारा से कंसिस्टेंट हो जाओ तैयारी में। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आप लोगों का कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है और अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो देखो अब आपके पास समय कम है। अब आपको 6 से 8 महीने का टारगेट बनाना है कि भाई कॉलेज भी खत्म हो गया, सब हो गया, अब सीजीएल देना है, तो 6 से 8 महीने की तैयारी करनी है। अब उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग होंगे, कुछ होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो नौकरी नहीं कर रहे होंगे, जिनके पास ज़्यादा समय होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना टाइम टेबल 6 से 10 घंटे का अपने हिसाब से बनाओ। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री हो गए, जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ भी कोशिश करो। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, इतना इजी नहीं है जॉब के साथ साथ मैनेज करना, बट जॉब के साथ साथ भी मैनेज करो कि भाई 6 घंटे जैसे तैसे करके पढ़ो, क्योंकि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा जिस हिसाब से अभी कंपटीशन है और जितने लोग इस नौकरी को लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से इतना आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप लोग इतना भी सीरियस होकर प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो वही लगभग 6 से 8 महीने में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग, जो लोग सीजीएल को क्रैक कर रहे हैं, हमने क्रैक करा और जिन लोगों ने क्रैक करा, सब लोग इसी दुनिया के लोग हैं, कोई किसी और दुनिया से नहीं आ रहा। और सभी के लिए वही 24 घंटे हैं, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो कोई भी है, सभी के लिए वही 24 घंटे हैं। सभी लोग उन्हीं 24 घंटे को मैनेज कर रहे हैं। उन 24 घंटे में से ही पढ़ के इस नौकरी को क्रैक कर रहे हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बस उन 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना है। और मेन क्या है, सबसे पहले तो मेन है एक मन बनाना। अगर आप लोगों ने मन बना लिया कि भाई हाँ मैंने ये वाली नौकरी लेनी है, तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो गया। अगर आपका विल पावर है, डिटर्मिनेशन है और आपने सोच लिया कि ये नौकरी चाहिए, नौकरी करके ही रहूंगा, तो आपके आधे से ज़्यादा रेस आप जीत चुके हो। बस बाकी की आधी रेस बची है, उसमें आपको तैयारी करनी है प्रॉपर कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और प्रॉपर तरीके से। मतलब तैयारी आप किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश को ना 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
सबसे पहले अगर ग्रामर की बात करें तो आपको स्क्रीन पर ग्रामर के सारे मेजर चैप्टर्स दिख रहे होंगे। इनसे बाहर कोई मेजर चैप्टर नहीं है, इनको तोड़ के कितने भी चैप्टर बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ग्रामर के लिए भी ना, ग्रामर में से ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आते, सवाल आएंगे एरर स्पॉटिंग के या फिल इन द ब्लैंक्स के, इस टाइप से सवाल आते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को रूल सीखने हैं, आप लोगों को ट्रिक सीखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तैयारी अच्छी होती जाएगी। इसके बाद वोकैबुलरी की अगर बात करें, वोकैबुलरी में क्या आएगा, एंटोसाइनो आएंगे, वर्ड मीनिंग्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम फ्रेजेस आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी वोकैबुलरी में। इसके बाद अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो उसमें आपका क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, जम्बल्ड PQRS हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। कुल मिलाकर इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स की इंग्लिश आ रही है तो इंपॉर्टेंट होगी सबसे ज़्यादा। वैसे तो चारों सेक्शन से इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आप लोग तरीके से पढ़ लोगे, मतलब मैथ्स को भी पढ़ो और इंग्लिश को भी पढ़ो, तो इंग्लिश में नंबर लाना कहीं ना कहीं ईजी है। बस कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन चीज़ों को ध्यान देना है। और तैयारी के लिए ना मोस्टली फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको सीजीएल को क्रैक करना है कम समय में, तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करोगे उतना ईजिली और उतना ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही मेन आपका फोकस रहना चाहिए। अब हम लोग रीजनिंग के और जीके के सिलेबस की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का जो मेजर सिलेबस है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें भी कोशिश करना इसी सीक्वेंस में पढ़ना, बट अगर इस सीक्वेंस में नहीं भी पढ़ना, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो रीजनिंग में। मैथ्स और इंग्लिश में कोशिश करना कि सीक्वेंस चेंज मत करना, जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया आप लोग उसी सीक्वेंस से पढ़ो। रीजनिंग के लिए भी मेन फोकस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहना चाहिए। देखो सीजीएल मेन खेल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा फोकस रखते हो और आप लोग कंसिस्टेंट हो तो आप लोग सीजीएल को क्रैक कर सकते हो, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग के बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके में देखो एक स्टैटिक जीके होती है, करंट अफेयर्स होते हैं। स्टैटिक जीके का मेजर सिलेबस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टैटिक जीके के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेनी है। आप कोशिश करो दो अलग अलग किताबें लो, एक लो कोई वन लाइनर किताब और एक लो एमसीक्यू वाली किताब। आपको दोनों किताबों से पढ़ना है, एमसीक्यू वाली किताब से ही पढ़ना है, वन लाइनर किताब से पढ़ना है। रटना नहीं है, ऐसा ना हो कि रट्टे मार रहे हो, समझना है, रीड करना है। रीड करते चलो, अपने आप चीजें याद होती जाएंगी। अब अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ो, करंट अफेयर्स पेपर से पहले 1 महीना पहले पढ़ लेना और उस 1 महीने में पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लेना। उसके लिए यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाती हैं, 6-6 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं उन वीडियोस में। तो पीछे 6-6 महीने की 3-4 वीडियो देख ली तो वही 1.5 से 2 साल आपके कवर हो गए। और वो मतलब 4-5 घंटे की वीडियो होगी 6 महीने की, उसको आप लोग डबल की स्पीड पर देख लो, स्किप करके देख लो। तो इजीली 15-20 दिन पहले भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इजीली आपके कवर हो जाएंगी। अब अगर वैकेंसीज की बात करें तो सीजीएल की वैकेंसीज हर साल आती हैं, हर साल नोटिफिकेशन निकलता है, हर साल वैकेंसीज आती हैं और इसकी वैकेंसीज हर साल अलग होती हैं। किसी साल 8,000 होंगी तो किसी साल 20,000 होंगी तो किसी साल 15,000 होंगी तो किसी साल 10,000 होंगी। लेकिन जनरली जो अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखोगे तो लगभग हर साल 10,000 वैकेंसीज तो आ ही रही हैं। बाकी कई बार गोल्डन चांस मिल जाता है तो 20,000 भी हो जाती है, 15,000 भी होती है, बट फिर भी 10,000 मानकर चले। और ये वैकेंसीज देखकर डरना नहीं है, ये मत सोचो कि किसी साल 8,000 वैकेंसी आ गई तो भाई घबरा जाना है। नहीं, आप तो अपने आप को टॉपर समझ के चलो कि आपको टॉपर बनना है, आपको टॉप की 100 में, 500 में, 1000 में आना है, तभी बात बनेगी। अच्छी नौकरी चाहिए, पसंद की नौकरी चाहिए, पसंद की पोस्टिंग चाहिए, अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए, यानी कि लोकेशन भी पसंद की चाहिए। लोकेशन के लिए भी रैंक होती है। मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर तो बन गए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन के पोस्टिंग चेन्नई होगी, बॉम्बे होगी या दिल्ली होगी, कहाँ होगी? तो भाई अगर दिल्ली जैसी जगह पोस्टिंग चाहिए तो टॉप में आना पड़ेगा ना, टॉपर बनना पड़ेगा, टॉप की 100 में, 500 रैंक में आना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। मान लो वैकेंसी 4 हो तो टॉप के 50 में आना पड़ेगा। मान लो वैकेंसी 500 हो तो हो सकता है टॉप के 1000 में आने से ही बात बन जाए। तो आपको अपने आप को टॉपर समझना है कि आपको टॉपर बनना है। ऐसा नहीं कि 8,000 वैकेंसी है तो 8,000 भी रैंक ला रहे हो ना, टॉप के 100-500 तक का अपना टारगेट बनाकर चलना है। तो इसीलिए वैकेंसीज को देख के तो आपको देखना ही नहीं है, मतलब इससे तो डर बढ़ेगा, आप खामखा की टेंशन होगी। वैकेंसीज देखो ही मत, आप सिर्फ ये सोचो कि आपको टॉप करना है और टॉपर बनना है। अब देखो टीयर 2 अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, टीयर 2 में मेरिट में आपके नंबर आ जाते हैं, रैंक हो जाती है, फिर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी उस हिसाब से पोस्ट मिल जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल या मेडिकल होगा, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल हर पोस्ट के लिए तो होता नहीं, ये कुछ लिमिटेड पोस्ट के लिए होता है। बेसिक मेडिकल टेस्ट है हर पोस्ट के लिए होते हैं, बट जो रिक्वायरमेंट्स है कि इतनी हाइट चाहिए, इतना वेट चाहिए, इतनी चेस्ट चाहिए, साइकिलिंग है, रनिंग है, जंप है, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो कुछ ही पोस्ट के लिए है। वो आपका डिसाइड होता है टीयर 2 की मेरिट बनने के बाद, रैंक लिस्ट आने के बाद, मार्क्स आने के बाद, आपको जो पोस्ट मिल जाएगी उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होगा। अब एक चीज और सुन लो, मान लो नौकरी मिल गई जीएसटी इंस्पेक्टर की और फिजिकल और मेडिकल में जाके हो गए फेल, तो ये मत सोचना कि फिर जीएसटी इंस्पेक्टर की जगह अगली प्रेफरेंस, मान लो आपने अगली प्रेफरेंस अगर एसओ इन सीएसएस भरी है तो आपको एसओ इन सीएसएस मिल जाएगी। नहीं, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। जो पोस्ट प्रेफरेंस भर दी वो मिल गई और फिजिकल मेडिकल में फेल हो गए तो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर ऐसा नहीं है कि कोई और पोस्ट दे दी जाएगी, क्योंकि भाई फिजिकल मेडिकल डिपार्टमेंट कंडक्ट करवा रहा है,
पेपर सीजीएल जो है वो एसएससी ने कंडक्ट करवाया है। तो एक बार नौकरी मिली फिजिकल मेडिकल में फेल तो पूरी मेहनत गई। इस चीज पर इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग फिजिकल और मेडिकल की डिटेल्स अच्छे से जान लो, हर पोस्ट के बारे में फिजिकल और मेडिकल देख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद वहां पर जाकर आप लोग फेल हो जाओ। अब वैसे एक चीज और बता देता हूं, ये डराने वाली बात थी, अब ना डरने वाली बात सुन लो कि बहुत कम ऐसी नौकरियां हैं जिसमें फिजिकल और मेडिकल चाहिए। डराने वाली बात थी लेकिन सच थी, झूठ कुछ भी नहीं था, सच्ची बात बताई थी। बट अब भी जो बता रहा हूँ ये भी सच है कि मोस्टली नौकरियों में फिजिकल मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम नौकरियों में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर और यूडीसी बीआरओ। इन नौकरियों में प्रॉपर फिजिकल प्रिस्क्राइब्ड है कि इतने फिजिकल ये चीज़ चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी नौकरियों में कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। तो बाकी नौकरियों में जो बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा वो सिर्फ इतना है कि कोई मेजर बीमारी ना हो आपको, मतलब आप एक नॉर्मल फिट इंसान हो, फिजिकली मेंटली एक स्टेबल इंसान हो, एक फिट इंसान हो, कोई मेजर बीमारी ना हो। बाकी कलर ब्लाइंडनेस हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। किसी पोस्ट के लिए अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप एलिजिबल हैं, किसी के लिए आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। वो चीज़ उस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन डिटेल में आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। और इन पोस्ट के लिए भी जो फिजिकल और मेडिकल है बिल्कुल बेसिक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट आर्मी जैसा नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे हर पोस्ट का फिजिकल और मेडिकल क्या होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, इजीली अचीवेबल है, अगर आप कुछ दिन भी तैयारी करोगे तो अचीव कर लोगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। मान लो जो मिनिमम हाइट है, अगर आपकी हाइट ही उससे कम है तो इस एज पर अब आपकी हाइट तो बढ़ने वाली है नहीं, या अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो कलर ब्लाइंडनेस तो ठीक होने वाली है नहीं। तो ये बेसिक चीजों का आप ध्यान रख लेना, बाकी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग फिजिकल मेडिकल डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, इन 5 पोस्ट के लिए फिजिकल की जो डिटेल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम है। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि जो एक्सपैंड होनी चाहिए चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ साइकिलिंग और वॉकिंग भी होती है। साइकिलिंग मेल्स के लिए 8 किलोमीटर करनी होती है 30 मिनट में, वॉकिंग मेल्स के लिए 1600 मीटर करनी होती है 15 मिनट में। ईजिली अचीवेबल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग ईजिली अचीव कर सकते हो इसको। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kg। कुछ लोग सिली क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मेरा वेट तो 50 है, मेरा वेट 60 है, मेरा वेट 70 है, तो भाई मिनिमम वर्ड यूज़ किया है मैंने, मिनिमम वेट 48 kg होना चाहिए। इससे ज़्यादा वेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकिलिंग भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है। 1 किलोमीटर वॉक करनी है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में, तो ईजिली अचीवेबल है। अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने जीवन में कभी साइकिल ही नहीं चलाई, साइकिल चलानी नहीं आती, तो आप मतलब आपके फिजिकल मेडिकल से 1 महीना पहले तैयारी स्टार्ट कर देना, 1 महीने में आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। आई साइड की अगर बात करें तो 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई, यानी कि अगर लेमैन लैंग्वेज में एक आम आदमी की तरह आपको समझाऊं तो चश्मा लगा हो या ना लगा हो, विद और विदाउट स्पेक्स, आपको क्लियर दिखना चाहिए। चाहे चश्मा लगाया चाहे नहीं लगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हो तो आप इस पोस्ट को मत भरना, आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे और आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस जरूर चेक कर लेना। अब हम लोग सीबीआई और एनआईए के फिजिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीबीआई के लिए जो मेल्स की हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। इसमें साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग कुछ नहीं होता। मेल्स के लिए मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। चश्मा लगा हो ना लगा हो, विद और विदाउट स्पेक्स, विजन क्लियर होनी चाहिए। 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर है, यानी कि चश्मा लगाओ ना लगाओ 1% भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्लियर दिखना चाहिए। वहीं अगर एनआईए की बात करें, एनआईए और सीबीआई के फिजिकल में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, जो कि है मेल्स की हाइट। सीबीआई में मेल्स की हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए थी और एनआईए सब इंस्पेक्टर के लिए मेल्स की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। बाकी सारी चीज़ें सेम है, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग कुछ नहीं होती इसमें। अब बचा यूडीसी इन बीआरओ। देखो जो यूडीसी इन बीआरओ के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेडिकल टेस्ट हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। बाकी इन सबके तो बिल्कुल बेसिक और इजी थे, लेकिन यूडीसी इन बीआरओ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए नोटिफिकेशन ही पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कुछ स्किप हो जाए और दिक्कत हो जाए। नोटिफिकेशन पढ़ लेना और अच्छे से देखना एक एक चीज़ को। बाकी इन सभी पोस्ट के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको बेसिक टेस्ट होंगे और डिपेंड करता है पोस्ट टू पोस्ट और जोन टू जोन। कुछ डिपार्टमेंट्स में तो ऐसा होता है कि वो आपको बोल देते हैं आप अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने सीएमओ से करवा लो। कुछ ऐसा होता है कुछ पोस्ट के लिए या कुछ जोन्स के लिए, उसमें आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल बताया जाता है कि वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहीं से आपका टेस्ट होगा।
तो ये अलग अलग पोस्ट पे और अलग अलग जोन पे डिपेंड करता है। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वैसे ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर और बहुत है, मेरी भी एक वीडियो है, बट मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है हर चीज़ कवर करूँ, कुछ भी स्किप ना करूँ। तो भाई मेरी मेहनत है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए।